हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग शुरू करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। तो क्या है ये वीडियो, आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड पहले होता क्या है हम लोग वो समझ लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दैट देयर इज अ डायग्राम, जहां पर वहां पे आप देख सकते होगे कि देयर इज अ चेन ऑफ पीपल, चेन और डायग्राम ऑफ पीपल, जहां पर एक के नीचे एक के नीचे एक और ऐसे करके पूरा एक मल्टी लेवल सिस्टम एक बना हुआ है। और जब आप डेफिनेशन देखोगे वहां पर एक हाईलाइटेड हमने रखा है ना, वन सुपीरियर ओनली। बस आप अभी उतना देखो और अब मेरी बातें सुनो। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड सेज that in any organization, for any employee, there should be only one person responsible for giving him the orders. There should be only one person required, one person necessary for giving the orders. एक व्यक्ति को, एक एम्प्लॉय को, एक आदमी को एक ही बंदा आपको ऑर्डर देगा, एक ही व्यक्ति आपको ऑर्डर देगा। दैट्स इट। यूनिटी ऑफ कमांड इज ओनली दिस मच। अब इसको आप तोड़ के कैसे समझोगे, दैट इज द थिंग। मगर एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना है कि एक एम्प्लॉय को ऑर्डर्स एक ही सुपीरियर से आएंगे, एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स एक ही सुपीरियर से आएंगे। ठीक है, तो हमने एक ठेठ हिंदी से लेके एग्जैक्ट टेक्निकल इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपको लिखना है वहां तक हम लोग आ गए। दैट यूनिटी ऑफ कमांड रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट given by Mr. Henry Fayol, which suggest that any human being, any employee working in an organization should receive orders only from one superior and not many. ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होगा, क्यों होता है, वो हम लोग जानते हैं। देखो, द थिंग इज, पहले अब यहां पर जो लिखा हुआ है उसको एक बार फिर से देख लो, फिर से अब समझ में आएगा कि एवरी पर्सन हैज समवन टू गिव द ऑर्डर्स। एक ही, लेकिन एक ही। हाँ, देखो यहां पर लिखा हुआ है वन सुपीरियर ओनली, ऐसे हमने हाईलाइट किया हुआ है, बट फिर भी जस्ट रिमेंबर वन सुपीरियर ओनली। इट सेज इट इंप्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, otherwise it will create confusion, conflicts, disturbances and overlapping of activities. confusion तो create करेगा ही, chaotic situations create करेगा, overlapping activities वगैरह भी create कंफ्यूजन क्रिएट कर ही सकता है, केओटिक सिचुएशंस बन ही सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज भी हो सकती है। ठीक है, अब हमें इतना तो समझ में आ गया है कि इसका सीधे सीधी मतलब क्या है। नाउ द थिंग इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अब आप एक सिनेरियो समझो दैट देयर इज अ पर्सन और देयर आर सेवरल पर्संस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 5 लोगों को पकड़ो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोग हैं। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन हु इज देयर सुपीरियर। ठीक है, अब कोई मिस्टर ए है, वो उनके सुपीरियर है, और सेम लेवल पे एक मिस्टर बी भी हैं जो उनके साथ के कॉलीग हैं। ठीक है, अब ये 5 लोग काम कर रहे हैं, इनके 2 सुपीरियर है जिनका लेवल ऑफ चेन में जो पोजीशन होल्ड करते हैं वो सेम है, मैनेजमेंट में वो सेम जगह अपना लेवल होल्ड करते हैं। नाउ अब देखो प्रॉब्लम कैसे होगा। लेट्स से इफ इट इज नॉट डिस्क्राइब्ड वेल कि ये 5 लोग मिस्टर ए के अंदर आते हैं या 5 लोग मिस्टर बी के अंदर आते हैं, उस केस में प्रॉब्लम कहां कहां क्रिएट होता है। उस केस में प्रॉब्लम वहां पर जाके फंस जाएगा जहां पर हम समझेंगे कि इन लोगों को, इन 5 को समझ नहीं आ रहा है हम किन को रिपोर्ट करें। ठीक है, अब होगा क्या, मिस्टर ए विल बी गिविंग ऑर्डर्स टू ऑल 5 ऑफ देम, 1 2 3 4 5। अब मिस्टर बी विल ऑल्सो बी गिविंग ऑर्डर्स टू 1 2 3 4 5। अब प्रॉब्लम समझो, मिस्टर ए कुछ बोल रहे हैं, मिस्टर बी कुछ। अब जरूरी तो नहीं है दैट दे ऑल इन सेम कंपनी, तो सेम कंपनी सेम तरीके से बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल होता है, हर मैनेजर अपने तरीके से चलता है। उस केस में क्या होगा, मिस्टर ए 5 को अलग अलग बात बोल देंगे, मिस्टर बी 5 को अलग अलग बात बोल देंगे। हो गया कंफ्यूजन, ए की सुने कि बी की, बी माय बाप वो भी माय बाप, किनकी बातें मान लें, प्रॉब्लम। अब आता है कंफ्लिक्ट, 5 में से 2 लोग कहेंगे हमारे माँ बाप असली वाले मिस्टर ए हैं,
बाकी 3 कहेंगे बी वाले हमारे असली माए बाप है। फंस गए, कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कन्फ्लिक्ट होने लगा, और अब तो कॉन्फ्लिक्ट का एक कंपोनेंट है इंप्लॉय लड़ रहा है, दूसरा कंपोनेंट मिस्टर ए और मिस्टर बी में भी तो लड़ाई हो जाएगी। दैट व्हाई आर यू गिविंग ऑर्डर्स, और बी बोलेंगे व्हाई आर यू गिविंग ऑर्डर्स, दे आर माई पीपल, ए बोलेंगे दीज आर माई पीपल। तो हो गया प्रॉब्लम। यहीं पर ईगो क्लैश भी आएगा। ईगो क्लैश क्या, मिस्टर ए और मिस्टर बी में ईगो क्लैशेस आ जाएंगे, बिकॉज नीचे के सारे लोग तो सबऑर्डिनेट है, ऑर्डर तो उनको ऐसे भी सुनना है। द प्रॉब्लम इज किसका ऑर्डर माना जा रहा है, वहां पर आता है ईगो क्लैशेस। ओके, तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स जो कि आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड के साथ, अगर वायलेट हुआ तो। ठीक है, एक और सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि हम लोग मिस नहीं कर सकते, आपके क्वेश्चंस भी आगे इससे आ सकते हैं, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज क्या कहता है, दैट लेट्स से मिस्टर ए असाइन सम वर्क टू ए 1, 2 एंड 3, या 1 एंड 2 दो लोगों को कुछ काम उन्होंने असाइन किया। अब वो व्यक्ति जाकर मिस्टर ए के ऑर्डर्स पे वो काम करके आ जाते हैं। नाउ अब मिस्टर बी को तो मालूम नहीं है कि उनके नीचे के 3 एम्प्लॉय को भी ये बात नहीं मालूम है कि वो काम हो चुका है ऑलरेडी, मिस्टर ए ने वो सब काम करवा लिया है। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, बाई चांस मिस्टर बी ने इन तीनों को सेम काम असाइन करा दिया, क्योंकि ईगो क्लैशेस है ए और बी के बीच में, तो इस बारे में तो बात हो ही नहीं रही आपस में कि भैया ये काम हुआ कि नहीं। अब सोचो, जो काम 1 एंड 2 ने पहले करके रखा है, फिर से 3, 4 और 5 को मिस्टर बी ने वो काम करने भेज दिया। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, इतना सारा प्रॉब्लम हो गया। सिर्फ किस वजह से, कंपनी ये डिस्क्राइब नहीं कर पाई दैट 1, 2, 3, 4, 5 आर सबऑर्डिनेट्स ऑफ मिस्टर ए या सबऑर्डिनेट्स ऑफ मिस्टर बी। समझ में आया आपको, यूनिटी ऑफ कमांड काफी इजी टॉपिक है। फिर से एक बार, 1 एम्प्लॉय 1 सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम 1 सुपीरियर ओनली। ठीक है, क्लियर है बात। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं यहां पर आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के साथ, यहां पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है, बट ध्यान रखेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड बिल्कुल अलग है। यूनिटी ऑफ कमांड हमने अभी पढ़ रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आगे जाने से पहले अभी आइए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायोलेशन के बारे में। ओके, तो नाउ एडवांटेजेस, सबसे पहला क्या है, अब आपको समझने में पूरा इजी हो जाएगा। नंबर 1, नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट्स इफ इट इज वेल डिस्क्राइब्ड कि कौन व्यक्ति किस बंदे के अंडर में है, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, देयर विल बी नो कंफ्यूजन। लेट्स से मिस्टर ए ने 3, 4, 5 जो कि मिस्टर बी के अंडर वाले हैं, अगर उनको कोई काम असाइन किया, 3, 4, 5 हाथ जोड़ लेंगे ना, सर आपकी बातें नहीं मान सकते बिकॉज हमारे माए बाप तो मिस्टर बी हैं, हमारे सुपीरियर मिस्टर बी हैं, तो हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे वो मिस्टर बी बताएंगे, आप नहीं, सो सॉरी। ठीक है, तो बातें क्लियर हो गई, काम आसान हो गया। ठीक है, नो कंफ्यूजन, नथिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजिली फिक्स्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजिली फिक्स्ड। एक सुपीरियर को भी मालूम होता है ना कि मेरे सबऑर्डिनेट्स कौन कौन हैं, तो उन्हें भी आसानी होगी कि हम ये काम किसको असाइन कर सकते हैं, किसको काम असाइन नहीं कर सकते। पॉइंट 3, अवॉइडेंस ऑफ ईगो क्लैशेस बिटवीन ए एंड बी, वो इजी है, हम लोगों ने बात किया था। 4th पॉइंट है बेटर परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम 1 सुपीरियर। डेफिनेटली एक व्यक्ति से अगर आप ऑर्डर लेते हो, यूनिटी ऑफ कमांड है, तो वहां पे अच्छाई क्या होगी, आपका तो समय वक्त और सब कुछ बचेगा ही, यहां पर आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज भी है, मे बी टाइम बेनिफिट भी मिल जाए। ओके, तो अगर सही है तो सब कुछ सही है, लेकिन गलत होने पे हम लोगों ने देखा ना कितने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे इस पूरे वीडियो का लास्ट कंपोनेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, आइए इसे शुरू करते हैं। नंबर 1 है क्रिएट्स कंफ्यूजन रिगार्डिंग हुम ऑर्डर्स टू फॉलो, हमने एग्जांपल लिया, डिट्टो पॉइंट। दूसरा, डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे वहां पर एडवांटेजेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी है, कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना प्रॉब्लम है। व्हाई, एक सुपीरियर को मालूम ही नहीं है कि उसका सबऑर्डिनेट कौन है। सेम केस, एक सबऑर्डिनेट को भी ठीक से मालूम नहीं कि हमारा सुपीरियर कौन है, तो किसका सुने किसका नहीं सुने, और सुपीरियर के भी वही दिक्कत कि किसको ऑर्डर दे किसको ऑर्डर नहीं दे। ठीक है, मूविंग अहेड, तीसरा हो जाएगा लैक ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, देयर कैन बी चांसेस कि जब एक से ज्यादा लोग ऑर्डर दे तो एक्चुअली द एम्प्लॉय कैन ऑल्सो लेट लूज। ठीक है, कि
ठीक है ना, उनकी बातें मान सकते, उनकी बातें नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल अब 2-3 लोगों ने ऑर्डर देना शुरू किया, जब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किनका ऑर्डर फॉलो करे, तो अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि देयर कैन बी अ लैक ऑफ डिसिप्लिन, काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इनका काम करो तो उनसे डांट पड़ेगी, उनका काम करो तो उनसे डांट पड़ेगी। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन, उन्हें मालूम है कि मैनेजमेंट में ही कहीं ना कहीं लीकेज है। तो जब तक मैनेजमेंट खुद अपनी गलती मानता नहीं है तब तक हमें तो कुछ बोलने आने वाला नहीं, तो देयर कैन बी चांसेस ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन एज वेल। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जल्दी बहुत बुक्स में ऐसा नहीं भी लिखा है, बट जिस बुक से हम लोग को फॉलो करते हैं, जिस बुक को हम लोग भी देखते समझते हैं, वहां पर लैक ऑफ डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइल्ड गेस है बट ऐसा हो सकता है, देयर कैन नॉट। जब कोई चीज गलत है तो उसके साथ काफी सारे डोमिनो इफेक्ट में चीजें आती हैं, वो आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। अगर वो सही है तो वो सही है, उस पर भी नंबर मिलना चाहिए। फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट, चांसेस ऑफ ईगो क्लैशेस एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स, जो हम लोगों ने एग्जांपल में लिया, ईगो क्लैशेस बिटवीन द सुपीरियर्स एंड चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। कोई एक काम कर लेगा, मालूम नहीं है दूसरा करना है कि नहीं करना है, वो जाके वो भी वो काम कर देंगे, एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑन अ हाई स्केल। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इजी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियो में और भी ऐसे सारे प्रिंसिपल्स को एक एक वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।